चीन से सटे एलएसी पर तनावपूर्ण हालात। चीनी सेना ने एलएसी पर की फायरिंग, भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब। संजय राउत के बिगड़े बोल पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का बयान, शब्दों का चुनाव सोच समझकर करे नेता, भारत में नारी की होती है पूजा। बालाघाट में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़, एक शव मिला, नक्सली होने पर संदेश, तलाशी अभियान जारी। और वहीं कर्ज माफी को लेकर मंत्री अरविंद भदौरिया का कांग्रेस पर निशाना, कहा केवल कागजों में हुआ कर्ज माफ। नमस्कार, सार्थक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बीजेपी नेता सतीश सिकरवार के कांग्रेस में शामिल होने पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। सिंह ने कहा कि प्रदेश में उपचुनाव है और नेताओं का आना जाना लगा रहता है। कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा में भी शामिल हुए हैं और हमने तो 25 विधायक भाजपा में शामिल किए हैं। अब वह सभी भाजपा के सदस्य बन चुके हैं। आना जाना होता है। बहुत से कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, थोड़े बहुत लोग वहाँ भी जा सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के जो 25 विधायक सम्मिलित हुए हैं, उनको सभी जगह भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य हैं वो, और कोई सदस्य हमारे परिवार में आता है तो उसको सदस्य का सम्मान करना, परिवार में सम्मिलित करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अभिनेत्री कंगना रनौत को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत के बयान के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने इसकी निंदा की है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि भारत में तो नारी की पूजा की जाती है, जहां नारी की पूजा होती है वहां भगवान बसते हैं। हम जानते हैं कि चुने हुए नेता हैं और शब्दों का चुनाव सोच समझ कर करना चाहिए। हम सार्वजनिक जीवन में हैं, हमको मर्यादा, खासकर शाब्दिक मर्यादा का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। हमारे यहाँ तो भारत के अंदर नारी की पूजा होती है। कहते हैं कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, या यूं कह दें कि नारी का सम्मान जहां है, संस्कृति का उत्थान वहां है। मैं अच्छा नहीं मानता जिस तरह के शब्द आदरणीय कंगना जी के लिए बोले गए। फसल मुआवजा और बीमा राशि को लेकर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया और कलेक्टर को ज्ञापन देकर सोयाबीन की फसल जो नष्ट हो चुकी है उसका सर्वे करवाकर उचित मुआवजा देने की मांग की है। इसके साथ ही पूर्व मंत्री ने कहा कि वंचित किसानों को अगर बीमा राशि नहीं डाली गई तो कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। और इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए तथा वानखेड़ा ने कहा कि जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से आम नागरिक और किसान भाइयों को उन्हीं के पैसे निकालने के लिए एक दिन पहले नंबर लगाना पड़ता है। लाडवन गांव का हमारा भाई जो कि नट समाज से आता था, मानसिंह, आज उसकी कोऑपरेटिव बैंक के बाहर लाइन में खड़े खड़े मृत्यु हो गई। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 5 महीनों में ये दूसरे व्यक्ति की मृत्यु है जिसका कारण लाइन में खड़े होना है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से किसानों को, आम जनता को हर काम के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। यही स्थिति 2018 के पहले जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब भी थी, हर व्यक्ति को लाइन में खड़ा होना पड़ता था। और आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से फिर से यही स्थिति है, हर व्यक्ति को लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। मंत्री अरविंद भदौरिया ने कमलनाथ पर जमकर हमला बोला है। किसानों की कर्ज माफी को लेकर मंत्री ने कमलनाथ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भदौरिया ने कहा है कि कमलनाथ जी की सरकार ने 15 महीने में किसी किसान का कर्ज माफ नहीं किया। कांग्रेस ने बस कागजी कार्रवाई में ही किसानों का कर्ज माफ किया है, जमीनी स्तर से कोई काम नहीं किया। वहीं बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता न देने का भी कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाया। नींद से जागे
वास्तव में 15 महीने की सरकार जो आपकी रही माननीय कमलनाथ जी, आप अंतरात्मा में झांक के देख लीजिए। आपने एक पेन ड्राइव या एक सीडी जारी की, अनादि टीवी वाले अगर यहाँ पे होंगे तो उनने उस पर बड़ा डिस्कशन किया था। उसमें उन्होंने कई किसानों से बातचीत किया था। जब बातचीत में ध्यान आया तो बहुत से किसानों के कागजों पे कर्जे माफ़ हैं। मैं सहकारिता मंत्री हूँ, वास्तव में हमारी सब बैंक सोसाइटियों को डुबोने के काम में भी ये लोग प्रयास किए हैं। किसानों के खाते में पैसे नहीं गए हैं। आपने कहा था कि हम 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे। 10 दिन के 15 महीने रहे आपने नहीं किया। अभी 4-5 दिन पहले मैं देख रहा था बेरोजगारों का आंदोलन, कोई 25, 50, 60 लोग थे, भिंड में भी थे, बड़े जुतम पैजार हो गया। मैं उनको कहना चाहता हूँ, आपके वचन पत्र में आपने घोषणा किया था, आपने बेरोजगार युवाओं के बीच में कहकर कहा था कि 4,000 रुपये तक का हर बेरोजगार को हम भत्ता देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय कमलनाथ जी से, कांग्रेस के नेताओं से, कांग्रेस की सरकार से, 1 रुपये भी किसी मध्य प्रदेश के युवाओं के खाते में डाले हैं क्या? जबलपुर में अपराधियों के हौसले जहां बुलंद होते जा रहे हैं, वहीं पुलिस प्रशासन निष्क्रिय होती जा रही है। जबलपुर में अब पत्रकारों की जान की सुरक्षा नहीं है। आपराधिक प्रवृत्ति के नितेश यादव ने पत्रकार के लिए दुश्मनी रखते हुए पहले तो पुलिस पर दबदबा बनाते हुए पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाकर पत्रकार पर ब्लैकमेलिंग का झूठा आरोप लगाया। हुए फर्जी केस में फंसाने की कोशिश की और 7 सितंबर की रात नीतीश यादव के 4 गुर्गे 2 बाइकों में आए और पत्थर से कार की कांच फोड़ते हुए हवाई फायरिंग कर हवा में बंदूक लहराते हुए निकल गए। यह पूरा दृश्य मोहल्ले के निवासियों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। मौके पर सीएसपी दीपक मिश्रा अपने दल बल के साथ पहुंचकर मामले की संज्ञान लिया। और आप देख सकते हैं कि अंधेरा कायम है, लेकिन रात के टाइम इस तरह से पत्रकारों पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, पत्रकारों पर फायरिंग की गई है। आपको बता दें कि मौके पर सीएसपी दीपक मिश्रा अपने दल बल के साथ पहुंचकर मामले को उन्होंने संज्ञान में लिया, लेकिन इस तरह की पत्रकारों पर झूठा आरोप लगाना। ई ब्लॉक में रहती हूँ और कुछ दिन पहले मैंने एक कंप्लेंट करी थी, डायल 100 पे भी की थी और उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद में ये जो भैया है जिनकी गाड़ी टूटी है ये, तो उनके यहाँ गई थी मैं, उनको बोली थी कि आप मेरा सपोर्ट कीजिए क्योंकि यहाँ पे जो ये उनका धंधा चल रहा है, लड़कियाँ लाते हैं, कई लड़के आते हैं, जेंट्स आते हैं बहुत सारे, तो ये परमानेंट इनका काम है और ये यहाँ पे हमेशा काम था। ये जिस ब्लॉक में मैं रहती हूँ उसी ब्लॉक में बगल में इनका 28 नंबर ब्लॉक है, उसी में इनका काम होता है। तो मैं इनके सर को लेके मैं गई थी, जो जिनकी गाड़ी टूटी है उनको लेके मैं गई थी थाने में, लेकिन वहाँ पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आज ये हुआ है, आज ये घटना हुई है कि इनकी गाड़ी का कांच भी तोड़ा गया है और यहाँ गोली भी चली है, लेकिन इसके बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और हम लोग बहुत परेशान हैं। ये कौन सा एरिया है, कौन सा ब्लॉक है आपका? अच्छा, इसके पहले जो आपने डायल 100 को शिकायत की थी वो किस मामले में आपने शिकायत की थी? यही मामले में कि ये लोग लड़कियां लाते हैं और रोज़ परेशानी है, हमको दारू पीते हैं, रोज़ शाम को 10-10, 20-20 लड़के आते हैं और रोज़ दारू पीने आते हैं, फिर लड़कियां भी ले आते हैं, रात भर रहते हैं, तो हमें परेशानी होती है। और मेरे दरवाजे में इन्होंने बहुत जम के कोई चीज़ मार दी थी, तो मैंने डायल 100 में कॉल किया था। उस टाइम में जब कॉल किया था पुलिस आई थी, तो एक लड़की पकड़ी गई थी। तो आप लोगों का ये कहना है कि गोली चलाते हुए किसी ने नहीं देखा। सबसे पूछताछ की गई, गोली चलाते हुए किसी ने नहीं देखा है। मोटरसाइकिल में भी आजकल ऐसे साइलेंसर आ गए हैं कि जिनको अगर हम चलाना जानते हैं तो वो गोली की तरह आवाज़ करते हैं। अगर मान लीजिए गोली चलाते हुए किसी ने देखा है, पुलिस ने जांच की है, पूरे तस्दीक किया है, एक जगह देखा है कहीं पे कोई खोखा या कोई बारूद इस टाइप का कोई निशान नहीं मिला है। सुबह फिर तस्दीक की जाएगी और जो भी सच्ची और वैधानिक कार्रवाई होती है। जैसा कि ये ईडब्ल्यूएस में कई
सेक्स स्कैंडल का मामला सामने आया है, कई लोग यहाँ पर देह व्यापार करवाते हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देह व्यापार एज सच पुलिस जब भी आती है चेक करती है, पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस सूचना पे आती है और लड़के लड़कियां पाए जाते हैं तो वो बताते हैं कि हम बालिग हैं और ये हमारा बॉयफ्रेंड है, मित्र है। तो मेरे ख्याल से कानून में ऐसी कोई परिभाषा नहीं है कि कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं जा सकती अगर वो बालिग है। सितंबर को गढ़ी के उमर झूला में नक्सलियों के आने की सूचना पर पुलिस के जवान सर्चिंग के लिए निकले। सुरक्षा बलों के जवान और नक्सलियों के बीच जंगली क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग होने की जानकारी मिली है, जिसके बाद आज 7 सितंबर को मुठभेड़ स्थल के पास सर्चिंग कर रहे सुरक्षा बलों के जवानों को एक शख्स का शव मिला है, क्योंकि उसके शरीर पर नक्सली यूनिफॉर्म नहीं होने से यह साफ नहीं है कि मृत मिला शख्स नक्सली है या फिर नक्सलियों का सहयोगी। बहरहाल सुरक्षा बलों ने मृतक शख्स का शव बरामद कर लिया है, जिसकी शिनाख्ती की जा रही है और मामले की पुष्टि एसपी अभिषेक तिवारी ने करते हुए बताया कि मुठभेड़ के बाद जंगल में सर्चिंग अभियान तेजी से कर दिया गया है। कल दिनांक जो गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल फॉरेस्ट एरिया में जो अपना बसपहरा जंगल है, वहाँ पर विस्तार प्लाटून और अपने हॉक फोर्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है और लगभग हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि वहाँ पर 12 से 15 नक्सली आने वाले हैं, जिस कारण से सर्चिंग अभियान चालू किया गया था वहाँ पर। और वहाँ पर हमारे हॉक फोर्स को जब वो सर्चिंग अभियान कर रहे थे उस दौरान एक पहाड़ी पर चढ़ते समय ऊपर से फायर आया। करीब 40 से 50 राउंड नक्सलियों की तरफ से फायर हुए हैं। हॉक फोर्स ने भी अपने सुरक्षार्थ 18 से 20 राउंड फायर किए हैं और ये कार्रवाई कल देर शाम की और अंधेरा होते तक की है। और उसके बाद फिर पुनः आज सुबह जब सर्चिंग ऑपरेशन वहाँ पर अन्य 3-4 पार्टी और एक्स्ट्रा पुट करके वहाँ पर चलाया गया, तो आसपास के क्षेत्र में फिर वो सर्चिंग अभियान के द्वारा भी उस दलम की, उस विस्तार प्लाटून की सर्चिंग कराई गई है। अलीराजपुर के वागदी में रोड की सुविधा न होने के कारण लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों की लंबी मांग है कि टोकरा नदी पर पुल बनाएं और रोड बनवाई जाए। ग्रामीणों ने बताया कि लगातार कई सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक यहां पर रोड मार्ग की सुविधा नहीं मिली है। सरपंच पुत्र बीरबल डुडवे ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा में पुल की मांग की गई थी और जिला प्रशासन ने उसके बाद तत्काल प्रस्ताव बनाने की मंजूरी पीडब्ल्यूडी को दे दी थी, लेकिन आज तक स्वीकृति नहीं मिली है। ग्राम पंचायत वागदी का मैं सरपंच पुत्र बीरबल डुडवे। हमारे ग्राम पंचायत वागदी की एक बहुत बड़ी लंबे समय से एक समस्या चल रही है। यहाँ 3.5 किलोमीटर से अधिक रोड नहीं है और एक नदी बीच में पड़ती है जिसमें पुल भी नहीं है, जिससे किसान काफ़ी परेशान हैं। पिछले 3.5 महीने से ट्रांसफार्मर जला हुआ था, जो कि रोड नहीं होने के कारण किसान को 3.5 महीने के बाद आज प्राप्त हुआ। जो भी नदी पे और रोड पर धक्का के किसान अपनी मेहनत पर लाए हैं। ऐसे मकसद करते करते कोई पीढ़ियाँ बीत गई है, आज तक किसी भी प्रकार का इनको रोड की सुविधा नहीं मिल पाई है। हमने पूर्व विधायक श्रीमती सुलोचना रावत, पूर्व विधायक माधव सिंह डावर, वर्तमान विधायक कलावती भूरिया व अन्य कई बार हमने आवेदन ज्ञापन दिया है, लेकिन आज तक किसानों का समस्या हल नहीं की है। हमारे बालाघाट के चांगटोला में राजस्व विभाग के दायरे में आने वाले सहेकी नाला है, जहां से दिन दहाड़े रेत का अवैध खनन पर परिवहन चल रहा है। लेकिन गौरतलब हो कि दिन दहाड़े चल रहे रेत का अवैध खनन की जानकारी राजस्व विभाग, पुलिस प्रशासन व खनिज विभाग के अधिकारियों को सूचना देने के बावजूद भी रेत का अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सालों से चल रहे इस रेत का अवैध खनन से सहेकी नाला बड़े बड़े खाई रूपी गड्ढों में तब्दील हो गया है, जिससे अनेक दुर्घटनाएं जन्म ले रही हैं। अब ग्रामीण प्रशासन से अवैध उत्खनन रोकने की गुहार लगा रहे हैं। क्या है, बैल धुलने गया था मैं, बैल धुलते क्या है, उसके बाद है तो गड्ढा हो गया, वहाँ रेत से जाती है तो धोखे से बैल से घुसे तो मैं बैल को बचाने गया तो मैं घुस पड़ा तो बैल हो गए, तो वहाँ आए तो बैल दब गए पानी को पूरा। आप बैल धोने किस नाले में गए थे? साकी नाला में। वहाँ क्या वर्षों से अवैध खनन हो रहा है? हाँ, बहुत पहले से हो रहा है। तो आप कैसे गड्ढों में घुस गए वहाँ? इधर मैं किनारे में धुल रहा था, बहुत किनारे इधर दूर में था, उसमें बैल थोड़े घूमे तो उधर गड्ढा है तो बैल घुसे बचाने गया साथ में तो बैल डूब गए, वहाँ गड्ढा है तो। वहाँ नाले में उतना ज़्यादा गड्ढा कैसे हो गया? रेत से निकालते हैं वहाँ से किनारे सब।
भोपाल के अयोध्या नगर चौराहे पर ठेले वालों से नगर निगम हर हफ्ते अवैध वसूली कर रही है। 100 रुपए हर ठेले वाले से अवैध रूप से लिए जा रहे हैं। पब्लिक का यह कहना है कि हमारी दुकान कोरोना के कारण चल नहीं रही है और हर 2-4 दिन में हम इनको 100 रुपए कहां से दें। हमने पहले से साफ सफाई और डस्टबिन रखा हुआ है, ना ही हम लोग पन्नी रखते हैं, फिर भी यह कुछ न कुछ बहाना लेकर 100 रुपए की रसीद काट देते हैं। इधर नगर निगम एचओ से बात करी तो उनका कहना है कि हम केवल साफ सफाई और डस्टबिन ना होने की वजह से 100 रुपए का चालान काटते हैं। अगर डस्टबिन होगा और साफ सफाई होगी तो हम चालान नहीं काटेंगे। क्या समस्या है? कुछ नहीं सर जी, भाई रसीद काटते हैं, आज काट गए, परसों दिन नहीं काटे। मेरे सर मेरे पास में पैसे नहीं है, आज मत काटो, छोड़ दो, उसके अलग चलो एक दिन बाद काट देंगे। आज आके आज काट दिया, मैंने बोल रहे थे घर हफ्ते में कि जब नहीं काटो तो क्या है, क्या लगे कि आप नहीं काटेंगे, क्या लगती है बात, वो हर हफ्ते कटेगी और आज 10 रुपए की वो डेली पर्ची वो डेली कटती है। ऐसा हम दरोगाओं को सबको समझाते हैं कि सारी चीज़ सफाई में अपन को शामिल करना है, कटिंग भी करना है, कचरे को भी उठाना है, मिट्टी को भी उठाना है, पत्थरों को भी उठाना है, ये हम उनको समझाते हैं। और स्पॉट फाइन के लिए भी प्रेरित करते हैं कि आप स्पॉट फाइन भी करें, क्योंकि जब तक आप स्पॉट फाइन नहीं करेंगे, लेकिन स्पॉट फाइन सिर्फ मामूली से उनको कि पता चलना चाहिए कि मैंने गलती की है। सज़ा पैसा इकट्ठा नहीं करना हमारा महत्व है, मतलब है कि उसको पता चलना चाहिए कि मैंने गलती की, इसलिए मेरे 100 रुपये का नुकसान हुआ, तो कल से वो पॉलीथीन यूज़ नहीं करेगा, गंदगी नहीं करेगा। अभी जैसे अयोध्या नगर चौराहे पे जो ठेले लग रहे हैं उनके फाइन कट रहे हैं, किस विषय में फाइन कट रहे हैं? इसीलिए कट रहे हैं कि उनकी दुकानों के सामने डस्टबिन नहीं है। वो लोग सब्जी की जो ट्रे है उसको डस्टबिन समझ के रखते हैं। हमने उनसे कहा ये डस्टबिन नहीं है, आप एक बाल्टी खरीद के लाइए। हमारे पास भी हम लोग 475 रुपये में 3 बाल्टी होम कंपोस्ट है वो भी देते हैं, चाहे तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। वो लोग डस्टबिन रखें, पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करें, किसी प्रकार का स्पॉट फाइन नहीं होगा। नेपानगर में अवैध शराब को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ। दो पक्षों के बीच अवैध शराब को लेकर हुए विवाद के चलते कांग्रेस नेताओं ने नेपानगर थाने का घेराव कर दिया। वहीं हंगामा करते हुए नेपानगर थाने के टीआई जितेंद्र यादव से झूमा झपटी भी की गई। इस मामले में शासकीय कार्य में बाधा और बवाल करने के आरोप में पुलिस ने 2 कांग्रेस पार्षद और 11 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 7 नंबर गेट नेपानगर इलाके में 2 पक्षों के बीच में झगड़ा या विवाद हुआ था। उसके कारण एक पक्ष थाने आ गया था। थाने आने की सूचना जब दूसरे पक्ष को मिली तो दूसरा पक्ष करीबन 10-15 लोगों के साथ थाने के बाहर आ गया और उनके आपत्तिजनक शब्दों से और थाने के बाहर इकट्ठा होने से पुलिस बल को बुलाया गया। तो दोनों चूँकि थाने के अंदर आने का प्रयास कर रहे थे, जिनको बताया गया कि आप बाहर जाइए। इस दौरान पुलिस से झूमा झटकी धक्का मुक्की हुई। उन दोनों पक्षों को जब बाहर कर दिया तो दोनों पक्षों ने जनप्रतिनिधियों ने आके उनमें आपस में समझौता करा दिया और दोनों पक्ष अपना आपसी समझौता करके यहाँ लिख कर गए। लेकिन पुलिस के साथ जो थाने पर जो धक्का मुक्की और उनके द्वारा जो आपराधिक कार्य किया गया उसके संबंध में थाने पर FIR 353 में दर्ज की गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों की और अपडेट्स के लिए बने रहिए सार्थक न्यूज के साथ।